नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एवं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर हम चर्चा कर रहे थे। और इनमें हम इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम इस पार्ट में देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो कि फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन S3। S3 क्या होता है? आपका थ्री सिंबल्स 1, 2 और 3, इस पर डिफाइन एक परमुटेशन ग्रुप होता है। ठीक है, S3 में कितने एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हमें इसके S3 के कितने सब ग्रुप्स होते हैं बेसिकली वो बताना है। तो पहले हम देखते हैं S3 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आंसर जो है आपका वो 6 आएगा, फोर्थ ऑप्शन। हम देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 आ जाएगा, एक एक 1 3 आ जाएगा, एक 2 3 आ जाएगा, एक 1 2 3 आ जाएगा और एक 1 3 2। इस प्रकार से इसमें टोटल 6 एलिमेंट आते हैं। ऑर्डर ऑफ S3 क्या होता है आपका 6। यदि आप देखते हो यहाँ पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या होता है आपका 1 होता है। ये जो तीन एलिमेंट है इनका ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। और ये दो एलिमेंट क्या होता है, इनका ऑर्डर क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, तो अब S3 में मैं कितने ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट होंगे और क्या सब ग्रुप होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो S3 में मैं लिख रहा हूँ एक बार पॉसिबल होगा, यह आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो S3 में पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? हम जानते हैं एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6। तो 6 ऑर्डर को डिवीजन करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, अब S3 यदि आप देखोगे तो ये क्या है आपका नॉन आबेलियन ग्रुप है, नॉन आबेलियन और नॉन साइक्लिक। नॉन आबेलियन है तो साइक्लिक भी नहीं होगा, नॉन साइक्लिक है। और यदि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो इसमें 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब वन ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन कितने हो जाएंगे आपके 1, एक ही। ठीक है, और दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? ये तीन एलिमेंट मैंने बताया था। दो ऑर्डर के दो लेंथ के साइकिल में 2 ऑर्डर का होगा। और ये 2 ऑर्डर के आपके तीन एलिमेंट, और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए कितने होने पर। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करने के लिए सबसे पहले एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जी कोई भी ग्रुप हो, जी बी एनी ग्रुप, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इन जी। जी में के ऑर्डर के कोटि के चक्रीय समूहों की संख्या कितनी होती है? किसी ग्रुप जी में के कोटि के चक्रीय उपसमूहों की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन जी अपॉन 5 के।
वो किसके इक्वल होती है? किसी भी ग्रुप जी में के कोटि के चक्रीय उप समूहों की जो संख्या होती है, वो जी में के कोटि के अवयवों की संख्या अपॉन फाइव के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए, अब वन ऑर्डर के एक ही एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी से एक ग्रुप बनेगा जो कि आपका, ये तो एक ही होगा आइडेंटिटी ट्रिवियल ग्रुप आपका, ये एक ही सब ग्रुप बनेगा। ठीक है। और सॉरी, और छह ऑर्डर का एक खुद एस थ्री हो जाएगा आपका, वो भी एक होगा। अब दो ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा आपका, कोई भी सब ग्रुप होगा आपका, वो क्या होगा? हमेशा साइक्लिक होगा। और दो ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बन सकते हैं आपके? तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू इन जी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन जी अपॉन अपॉन फाइव टू, यही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू कितने हैं? तीन, तीन है, तो थ्री अपॉन फाइव, यही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन जी अपॉन फाइव। क्योंकि दो ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप की संख्या कितनी होती है? किसी भी के ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप्स की संख्या किसी ग्रुप जी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन जी अपॉन फाइव के होगी। तो टू ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू कितने हो जाएंगे? थ्री अपॉन फाइव। तो फाइव टू की वैल्यू क्या होती है आपकी? वन होती है। तो आ जाएगी थ्री अपॉन वन विच इज इक्वल टू थ्री। और ये जो सब ग्रुप्स होंगे ये किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? जेड टू के आइसोमॉर्फिक। इसी प्रकार से तीन ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? साइक्लिक, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो तीन ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। तो साइक्लिक सब ग्रुप कितने हो जाएंगे तीन ऑर्डर के? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री इन जी। तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? टू अपॉन फाइव थ्री, यही होगा। और टू अपॉन फाइव थ्री क्या हो जाएगा? फाइव थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू। फाइव थ्री की ऐसे नेचुरल नंबर जो थ्री के साथ, जिनका जीसीडी वन है और थ्री से लेस देन है, तो वन है और टू है, दोनों का ही जीसीडी थ्री के साथ वन है, तो ये आ जाएगा आपका टू। तो टू अपॉन टू विच इज इक्वल टू वन। एक सब ग्रुप आपका थ्री ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? आपका जेड थ्री के। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो गए? एक सब ग्रुप तो एक ऑर्डर का हो गया, तीन सब ग्रुप दो ऑर्डर के हो गए, एक सब ग्रुप आपका तीन ऑर्डर का हो गया, और एक छह हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हो गए आपके छह। तो एस थ्री के पास में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं? छह। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको अल्फा दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ अल्फा पूछा हुआ है। आपको पता है कि किसी भी परमुटेशन हो, एवरी permutation can be expressed as प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। किसी भी परमुटेशन को हम ऐसे चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे चक्रों के गुणनफल के रूप में किसी भी परमुटेशन को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अल्फा को यदि ऐसे चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, वन, वन को चक्कर के रूप में लिखना है तो वन की इमेज क्या है? सात, तो सात आ गया। फिर सात की इमेज क्या है? सात की इमेज क्या है? दो, तो ये दो आ गया। फिर दो की इमेज क्या है? आठ, तो ये आठ आ गया। फिर आठ की इमेज क्या है? थ्री, तो ये थ्री आ गया। थ्री की इमेज क्या है? नाइन, नाइन आ गया। फिर नाइन की इमेज क्या है? वन, तो वन है तो साइकिल क्लोज्ड। ठीक है, वन टू थ्री सेवन एट नाइन आ गया। फोर से स्टार्ट कर देते हैं, तो फोर, फोर की इमेज क्या है? सिक्स, सिक्स की इमेज क्या है? फाइव, फाइव की इमेज क्या है? अगेन फोर, तो फिर अगेन साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये नौ सिंबल्स आ गए सारे। ठीक है, वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव सेवन एट, ये नौ सिंबल्स। तो अल्फा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होता है? जितनी बार अल्फा को ऑपरेट कराए और हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो वो लीस्ट पावर होती है, वो ऑर्डर ऑफ अल्फा होती है। तो हमने ये प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल्स में व्यक्त करने से फायदा क्या होगा? कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ अल्फा होगा वो बेसिकली साइकिल की जो लेंथ है
इन दो साइकिल की लेंथ है, इनका एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। हमने देखा भी था पिछले पार्ट में कि जो किसी भी साइकिल है, किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और साइकिल की लेंथ्स का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो वो क्या बनता है, उस परमुटेशन का ऑर्डर बनता है। तो यहाँ पे इस साइकिल की लेंथ क्या है, 3 और 3 6 सिंबल है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना है, 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा 6,3, ये क्या आ जाएगा आपका 6। तो ऑर्डर ऑफ एल्फा जो है आपका वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। जो स्टेटमेंट है इसके पीछे वो देख लेते हैं। एफ यदि आपका परमुटेशन है तो हम एफ को डिसजॉइंट साइकिल्स C1 C2 Cn के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर प्रत्येक साइकिल Ci की जो लेंथ है वो क्या है, Ri है। तब ऑर्डर ऑफ एफ जो है वो और कुछ नहीं बल्कि एलसीएम होता है इनकी लेंथ्स का, R1 R2 डैश 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 R। ठीक है। यहाँ पर Ci और Cj जो है आपके वो डिसजॉइंट साइकिल्स है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एल्फा क्या आ जाएगा, 6, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन को, तो यहाँ पे भी ऑर्डर पूछा गया है। आप देखोगे ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के। तो इसका भी ऑर्डर 6 हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, वो पूछे हुए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस फॉर द परमुटेशन। आपको एक परमुटेशन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के लिए अगेन आप प्रत्येक परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और किसी साइकिल में ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण कितने बनेंगे वो हम बता सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसपोजिशन डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसके लिए 1 लिखा, फिर 1 की इमेज क्या है, 2, 2 की क्या है, 3, 3 की क्या है, 4, 4 की क्या है, 5, 5 की अगेन क्या है, 1। तो साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। 6 की 6 है, 7 की 7 है, तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है साइकिल में। फिर 8, 8 से स्टार्ट किया, 8, 8 की इमेज क्या है, 9, 9 की क्या है, 8। तो रो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि कोई के लेंथ का साइकिल होता है तो उसमें कितने ट्रांसपोजिशन होते हैं, K-1। ठीक है। आर लंबाई के चक्र को R-1 पक्षांतरण ट्रांसपोजिशंस के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक कम गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये होता है। ठीक है। तो आर लंबाई के चक्र को R-1 ट्रांसपोजिशंस के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कितने लंबाई का चक्र है, 5 लंबाई का। तो इसको कितने पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, 4 और 1 ये हो गया। तो टोटल पक्षांतरण कितने हो गए, 5। देखो इनको कैसे लिखा जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, पक्षांतरणों में लिखने का तरीका। पहले लिखो 1, फिर लिखो 5, ये लास्ट वाला, यहां से स्टार्ट करना है, लास्ट वाला लिखना है 5। ठीक है। फिर 1 4, फिर 1 3, उल्टा चलते जाना। ठीक है। फिर 1 2, और फिर ये 8 9 तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 पक्षांतरण हो गए। 5 पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें जो पक्षांतरणों की संख्या होगी वो आपकी 5 होगी। और आप चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है। यदि इसको देखें हम, ये बढ़ाना है हमें ना, तो 1 की इमेज क्या है, 2, और 2 यहाँ पे सेल्फ इमेज है, तो 1 की इमेज 2 ही आएगी। फिर 2 की इमेज क्या है, 1, और 1 की क्या है, 3, 3 आगे सेल्फ इमेज है, तो 2 की बेसिकली क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 की देखेंगे, तो 3 की इमेज यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 1 की क्या है, 4, 4 आगे सेल्फ इमेज, तो 3 की क्या हो जाएगी, 4। फिर 4 की देखनी है, तो 4 की इमेज यहाँ क्या है, 1, और 1 की क्या है, 5, तो 4 की क्या हो जाएगी, 5। फिर 5 की देखनी है, तो 5 की यहाँ पे 1 होगी।
तो ये इन चारों को गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है, और इसमें दिया हुआ है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच को जी का सब ग्रुप दिया हुआ है, और एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच जी का सब ग्रुप है, और एन जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। देन एच इंटरसेक्शन जी, एच इंटरसेक्शन जी जो होगा वो क्या होगा, जो जी में नॉर्मल नहीं है उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट, हमने देखा भी था। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका एच का। एच और एंड का होना, आप दोनों का होना आवश्यक नहीं है, एन का होना आवश्यक नहीं है, जी का होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था हमने। जी को आपने S4 माना था, 4 सिंबल्स पर परमुटेशन ग्रुप। एन को आपने माना था A4। ठीक है, और A4 जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है S4 का। ठीक है, और एच माना था आपने आइडेंटिटी, और 1 2 3 4 ये माना था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जो A4 नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का, मतलब एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। लेकिन एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच के इक्वली होगा, और वो नॉर्मल सब ग्रुप एच का तो है, क्योंकि कोई भी ग्रुप सब ग्रुप होता है वो खुद का तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। लेकिन एच इंटरसेक्शन एन ना तो एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ना ही जी का नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये आप काउंटर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। इसमें आपको दिया गया है कि सूचकांक 2 वाला प्रत्येक समूह होता है। विभाग समूह, प्रसामान्य समूह, चक्रीय समूह, इनमें से कोई। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रिजल्ट है। सिंपल सा, आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी। एवरी सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज इज नॉर्मल। सूचकांक 2 वाला जो भी समूह उपसमूह होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। बेसिकली ये क्या होता है, GH विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। सूचकांक ये दर्शाता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, यही शो करता है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। बेसिकली प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, G आपका ग्रुप है। ठीक है, और H G का सब ग्रुप है, और H का G में इंडेक्स जो है वो क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए यदि इफ A जो है वो H में आ गया, तो आपको पता होगा HA करो वो किसके इक्वल आएगा, एच के, और या फिर ए एच करो वो भी किसके इक्वल आएगा, एच के। दो ही केसेस हो सकते हैं प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी में, यदि या तो ए एच में होगा या नहीं होगा। इफ ए एच में नहीं है, मान ए एच में नहीं है, दिस इंप्लाइज एच ए एच के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। तो एच ए भी एच में एच के इक्वल नहीं होगा, एंड ए एच भी एच के इक्वल नहीं होगा। अब आपको पता है कि एच के जी में दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट है, तो दो डिस्टिंक्ट कोसेट में से यदि ए एच में है तो एच ए किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। तो एक एक कोसेट तो आपका क्या हो जाएगा, एच, जो बेसिकली एच ई या ई एच के इक्वल होता है। ठीक है, और एक दूसरा जो होगा, जो कि ए यदि एच में नहीं है, तो एक और मिल सकता है जो कि एच से भिन्न होगा, वो क्या होगा, एच ए। एच ए एच के इक्वल भी नहीं है, और ए एच भी एच के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एच के इक्वल नहीं है, और टोटल हमारे पास दो ही डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो एक तो एच हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एच ए या फिर ए एच, यही होंगे। तो एच ए किसके इक्वल आ जाएगा आपका, बेसिकली ए एच के इक्वल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एच ए इज इक्वल टू ए एच इफ
ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच, यही होगा। और ए बिलोंग्स टू एच है, एच ए एच के इक्वल हमेशा है। तो इसका मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, एच ए किसके इक्वल आ रहा है आपका, हमेशा ए एच के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब, और यदि किसी सब ग्रुप के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा बराबर हो जाए तो वो सब ग्रुप क्या होता है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये दूसरी डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। तो यदि किसी सब ग्रुप का किसी ग्रुप में इंडेक्स 2 हो तो वो कौन सा सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने जी को एक ग्रुप माना है, एच को जी का सब ग्रुप माना है। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए हम एच ए और ए एच डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट को सेट राइट को सेट। ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए एच में हो सकता है या ए एच नहीं, ए एच में नहीं हो सकता। यदि ए एच में है तो लेफ्ट को सेट और राइट को सेट दोनों बराबर हो जाएंगे और वो एच के बराबर होंगे। यदि ए एच में नहीं है तो ना तो एच ए एच के बराबर होगा, ना ही ए एच एच के बराबर होगा। तो आपके पास में जब ये एच में है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा बराबर है, वो एच के हैं। और टोटल दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट रख सकता है क्योंकि इंडेक्स 2 है। तो एक तो आपका एच हो गया, दूसरा क्या होगा, ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए यदि ए एच में नहीं है। ठीक है। तो ए एच में नहीं है तो एच इक्वल टू ए एच है, और ए एच में है तो एच इक्वल टू ए एच है। तो दोनों ही कंडीशन में एच इज इक्वल टू ए एच आ रहा है, तो एच क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सब। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये प्रूफ है जनरल, आप देख सकते हैं। बाकी डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके याद हो तो अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया है। इसमें आपको एफ दिया हुआ है, क्रमचय दिया हुआ है एक, और उसकी कोटि पूछी हुई है। देखो, इसका ऑर्डर फाइंड करना। ये आप देखो, ये जो क्रमचय है बेसिकली साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, और डिसजॉइंट साइकिल्स है। यदि आप देखोगे कोई भी सिंबल रिपीटेड नहीं है ना यहाँ पे, 1 3 4 2 5 8 7 9 6, तो कोई भी सिंबल रिपीटेड नहीं, तो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो आपको ऑर्डर ऑफ एफ के लिए क्या निकालना है, बेसिकली इन साइकिल्स की लेंथ का क्या लेना है, एलसीएम। इस साइकिल की लेंथ क्या है, 4, इसकी क्या है 3, इसकी क्या है 2, 4 3 2 का एलसीएम लोगे वो क्या आ जाएगा 12। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 12, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।